सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ विनर्स वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज का इस सेशन में हम लोग के आरपीएससी स्कूल लेक्चर के सिलेबस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में आपके सिलेबस में द बर्थडे पार्टी इस नाम का एक प्ले, इस नाम का एक ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड है। उस ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से जिस बिंदु पर आज का ये सेशन होने वाला है वो है द जॉनर ऑफ द बर्थडे पार्टी। ये समझेंगे जॉनर होता क्या है, बर्थडे पार्टी किस प्रकार का प्ले है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है आपका यस द जॉनर ऑफ द बर्थडे पार्टी। किस प्रकार का, पहले तो इस बिंदु को समझते हैं, इस वर्ड को समझते हैं कि जॉनर होता क्या है, टाइप कह सकते हैं आप। किस प्रकार का प्ले द बर्थडे पार्टी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर मैं यही बता देता हूं, कॉमेडी ऑफ मेनस। ये कॉमेडी ऑफ मेनस है या फिर थिएटर ऑफ अब्सर्ड का एग्जाम्पल है कौन, द बर्थडे पार्टी। ये तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। अब हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमेडी ऑफ मेनस होता क्या है, थिएटर ऑफ अब्सर्ड होता क्या है, अब्सर्डिज्म क्या होता है, ताकि कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम बहुत कंफर्टेबली उसका आंसर कर पाए। क्योंकि जिस प्रकार के पेपर्स अब आ रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन सब पूछे जाते रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि साहब बर्थडे पार्टी से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बर्थडे पार्टी से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आपसे बर्थडे पार्टी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है एक ही पूछें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि साहब बर्थडे पार्टी को तो केवल थोड़ा बहुत देख जाएं, एक आध क्वेश्चन उससे पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, वेस्टलैंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये हमारी सावधानी बन जाती है कि जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को बहुत ठीक से देखकर जाएं। इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हारोल्ड पिंटर कौन थे, क्योंकि ये जो प्ले लिखा हुआ है ये किनका लिखा हुआ है, हारोल्ड पिंटर का लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट थे, मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट थे। वे ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट जिनका मॉडर्न एज में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद के बहुत ही डोमिनेंट प्लेराइट हैं, बहुत ही डोमिनेंट ड्रामेटिस्ट हैं। देखिएगा क्या जानना चाहिए, मैं अक्सर अपनी क्लास में बताने की कोशिश करता हूं बच्चों को कि आपको किस ढंग से चीजों को तैयार करना है, क्योंकि बहुत कुछ है, आप कितना तैयार करेंगे, लेकिन कौन सी बात आवश्यक है वो आप तैयार कर लें। जैसे हारोल्ड पिंटर को हमने इन 4 बिंदु में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में हारोल्ड पिंटर एज ए ड्रामेटिस्ट से कोई क्वेश्चन आया तो इन 4 बिंदुओं से आ जाएगा। इसके अलावा किसी भी बुक में आपको बहुत सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम इस एग्जाम के लिए। तो पहली बात, उनका जन्म कब हुआ, बर्थ 10 अक्टूबर 1930, यानी 10 अक्टूबर 1930 को उनका जन्म हुआ। कहां हुआ, लंदन में हुआ। इतना जानना हमारे लिए आवश्यक है और पर्याप्त भी है। डेथ कब हुई, 24 दिसंबर 2008, कब, लंदन में। तो ये बात हो गई। 2008 में उनकी मौत हो गई, कब, 24 दिसंबर को। इतना तो याद रख ही सकते हैं, रखना भी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हारोल्ड पिंटर जो हैं वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल,
यानी सर्वाधिक प्रभावशाली ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। वो न केवल ड्रामेटिस्ट थे बल्कि पोइट भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे। तो वो बहुत ही उनका कब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था उस समय में उनका बड़ा प्रभाव था। क्लियर हो गई बात भैया? अब देखिएगा, जब कुछ पढ़ रहे होते हैं आप लोग तब यानी कोई भी पोइट पढ़ रहे होते हैं, कोई भी आप नॉवलिस्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई भी ड्रामेटिस्ट पढ़ रहे होते हैं, यदि उनको कोई प्राइज मिला हुआ है, कोई अवार्ड मिला हुआ है तो वो आपको देखना चाहिए। और कम से कम नोबेल प्राइज मिला हुआ है तो निश्चित रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। इनको 2005 में लिटरेचर का क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो 3 चीजें हमें याद रख ली। क्या बात? इनमें से भी जब आपको ये लगे कि सब इनमें से भी कौन सी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस बार टीएस इलियट के बारे में एक क्वेश्चन आया था, यदि आप लोगों ने ध्यान से देखे हो पुराने पेपर, यदि आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिला होगा कि टीएस इलियट कौन से मूवमेंट से रिलेटेड थे। तब आपने कहा कि भी मॉडर्निज्म से थे। उसी प्रकार से इनको भी पूछा जा सकता है कि हारोल्ड पिंटर हैं, ये किस प्रकार के ड्रामेटिस्ट हैं, कौन से मूवमेंट के ड्रामेटिस्ट हैं, कौन से एज के ड्रामेटिस्ट हैं। तब आप बताएंगे कि साहब ये मॉडर्निज्म से रिलेटेड हैं, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं। और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप बता देंगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी सेकेंड दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था उसमें इनका बड़ा प्रभाव रहा है। प्राइज कौन सा मिला इनको? नोबेल प्राइज मिला। इतना तो आप ठीक से देख लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलते हैं अपन आगे, बर्थडे पार्टी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए? लिखा कब गया, पब्लिश कब हुआ, ड्रामा है तो पहली बार परफॉर्म कब हुआ। ये 3 चीजें आप जरूर से जरूर इसको देख लेंगे। जैसे लिखा कब गया भाई? 1957 में इसको लिखा गया। हारोल्ड पिंटर ने समर 1957 में इसको लिखना प्रारंभ किया। इतना आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट परफॉर्म्ड या स्टेज्ड कब भाई? 1958 में। कहां? कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई कहां, तो एट द लिरिक हैमरस्मिथ, ये थिएटर का नाम है। लिरिक हैमरस्मिथ क्या है? थिएटर का नाम है। वहां इसको पहली बार परफॉर्म किया गया। इतना जान लेंगे। उसके बाद देखिएगा पब्लिश कब हुआ। पहली बार पब्लिश कब हुआ भाई? 1959 में पब्लिश हुआ। कहां पब्लिश हुआ? लंदन में पब्लिश हुआ। किसने पब्लिश किया? एनकोर पब्लिशिंग। ये बात आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना जान लें तो आपके लिए सफिशिएंट है। इतना जान लें तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है भाई। अब अपन आते हैं जिस बिंदु पे अपने को आज का सेशन रखना था, जो चर्चा आज हमें करनी थी, वो कौन सी चर्चा थी? हम जॉनरे ऑफ द बर्थडे पार्टी जानने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। इसके लिए पहला बिंदु जो हमें समझना चाहिए वो ये है द कॉमेडी ऑफ मेनस। ठीक है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखना पड़ेगा आपको, शाब्दिक अर्थ जानना पड़ेगा, तब आप चीजें समझ जाएंगे। पहली बात तो सब क्या है? ये कॉमेडी है। पहली बात तो क्या है? ये कॉमेडी है। जब आपसे इतना ही पूछा जाए कि क्या है तो कॉमेडी है, लेकिन इतना पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि वो आपसे जानना चाहेंगे कि इसका जो पर्टिकुलर जॉनरा है वो क्या है। कॉमेडी ऑफ मेनस। मेनस का मतलब क्या होता है कि भी एक प्रकार की थ्रेट होती है। ठीक है। एक प्रकार की खतरा कह सकते हैं आप लोग इस प्रकार को, एक प्रकार की चुनौती कह सकते हैं, एक प्रकार का इंपेंडिंग डिजास्टर हो सकता है कि कोई न कोई खतरा आने वाला है, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इस पूरे प्ले में, इस पूरे ड्रामा में यदि आपने इसकी समरी भी पढ़ी है तो आपको लगेगा कि लाफ्टर तो है, एक प्रकार की हंसी तो है, लेकिन उस हंसी के बीच आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, अब कुछ इस प्रकार का होने वाली है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार का माहौल पूरे प्ले में बना रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई? कॉमेडी ऑफ मेनस कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? पूरा का पूरा कैओस है इसमें, यानी पूरा का पूरा डिसऑर्डर है, पूरी की पूरी मामला अस्त व्यस्त हो रखा है।
कहीं से आपको कोई लॉजिक नजर नहीं आएगा, कहीं से आपको किसी प्रकार का तर्क नजर नहीं आता है कि यह काम क्यों हो रहा है, इस प्रकार का आपको कहीं भी पता नहीं चलता है। पूरी तरीके से इलॉजिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म है, क्या अब इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म है, थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, इस प्रकार का कोई एक वर्ड आपको एग्जाम में दे सकते हैं, किससे संबंधित, हारोल्ड पिंटर से रिलेटेड, ये बर्थडे पार्टी से रिलेटेड। क्लियर होगी बात में। इसमें क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि हर आदमी जो है वो इंडिविजुअली फ्री है, ठीक है, उसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी चॉइस है, उसके अपने तौर तरीके हैं। तो ये बात भी आपको इस प्ले में देखने को मिल जाएगी। इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी ऐसा लगता है कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है, आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है, आगे कुछ इस प्रकार का खतरा है, इस प्रकार की माहौल जो है पूरे प्ले में बना हुआ दिखता है, ये इसमें है। एक बात और समझिएगा इसमें कि कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स इसको क्यों कहते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ट्रैप्ड इन ए कन्फाइंड स्पेस, यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। जब आप द बर्थडे पार्टी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इसमें 5 से लेकर 6 कैरेक्टर हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर भी कहां है, एक बोर्डिंग हाउस है, उस बोर्डिंग हाउस में सारे के सारे क्या हैं, ट्रैप्ड हैं, ऐसा लगता है कि वहां वो सब के सब फंसे हुए हैं। तो क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ट्रैप्ड इन ए कन्फाइंड स्पेस, ये विशेषता जो है ये किसकी है, कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स की विशेषताएं। क्लियर होगी बात ये। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप इस बात को भूल पाएंगे कि द बर्थडे पार्टी बाय हारोल्ड पिंटर किस प्रकार का प्ले है, किस प्रकार का ड्रामा है, यह बात आप इसमें बता देंगे, समझ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा दूसरा जो पॉइंट आपको समझना चाहिए इसमें यह है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका होता है, इलॉजिकल है। तो आपको यह निश्चित रूप से क्या दिखाई देगा, इलॉजिकल दिखाई देगा। कौन आदमी कहां है, किसका बर्थडे है, कौन मना रहा है। स्टेनले जो है वो कहता है कि साहब मेरा बर्थडे है ही नहीं, बाकी लोग 2 आते हैं और वो क्या कहते हैं कि साहब हम इनका बर्थडे मनाएंगे, जबकि वो कहता है साहब मेरा बर्थडे है ही नहीं। इस प्रकार का इसमें देखा ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग। देखो थिएटर ऑफ अब्सर्ड में होता क्या है कि ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग, मानव जो है वो किसी मकसद की तलाश करता है और फिर वो उसको पा नहीं पाता है और उसको लगता है कि सब कुछ क्या है, इलॉजिकल है। ही फाइंड्स इट इलॉजिकल, वो इसको इलॉजिकल पाता है। जैसा कि आपको इसमें देखने को मिलेगा, मेन कैरेक्टर्स आर आउट ऑफ सिंक विद द वर्ल्ड अराउंड देम। उसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका अपने आसपास के वातावरण से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। जैसा कि इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। किसका एग्जाम्पल है भैया, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एग्जाम्पल है। एब्सर्डिज्म आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये चीज तो मैंने आज आप लोगों को समझाई, जो आज का जो बिंदु था उसको हमने समझने की कोशिश की। अब मैं इसको आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं, वो ये देखिएगा। कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए आप लोगों के लिए जो एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। द बर्थडे पार्टी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इरविंग वार्डल एंड लेटर क्रिटिक्स। बाद के क्रिटिक्स में, यानी बाद के क्रिटिक्स को क्या कहें, कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स। कई बार आपसे पूछ लें कि कौन से क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस प्ले को, द बर्थडे पार्टी को कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स कहा है, तो आप इन 2 आदमियों के स्पेशली इनका नाम आप ले देंगे, क्या है, इरविंग वार्डल। ये क्रिटिक हैं, इन्होंने कहा है कि द बर्थडे पार्टी जो है वो किस प्रकार का प्ले है, कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स। क्लियर होगी बात भाई। आगे देखिएगा, मार्टिन एस्लिन। कौन है, मार्टिन एस्लिन ने कहा कि ये किसका एग्जाम्पल है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एग्जाम्पल है ये। क्लियर होगी बात भाई। ऊपर हमने क्या समझा, ऊपर हमने ये समझा कि ये किस प्रकार का प्ले है। 2 बात हमने समझी, कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स, किस आदमी ने इसको कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स कहा है, किसने, इरविंग वार्डल ने कहा है। थिएटर ऑफ
अब्सर्डिज्म का एग्जाम्पल इसको किसने कहा है? मार्टिन एस्लिन ने कहा है। समझ में आ गई बात भैया? याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। उसके बाद देखिएगा, थोड़ा और समझते हैं। इस बिंदु में यह समझाने का प्रयास किया है कि जो कॉमेडी ऑफ मेनस है वो पहली बार कहां यूज हुआ। ये जो टर्म है ये पहली बार, ये लिखा हुआ है कॉमेडी ऑफ मेनस। क्या लिखा हुआ है? कॉमेडी ऑफ मेनस लिखा हुआ है। द लेबल कॉमेडी ऑफ मेनस वॉज यूज्ड इन 1957 बाय डेविड कैम्पटन। किसके द्वारा भाई? डेविड कैम्पटन लिखा हुआ है, DAVID, डेविड कैम्पटन, CAMPTON, डेविड कैम्पटन लिखा हुआ है। इस आदमी ने सबसे पहले कौन सी टर्म यूज की? कॉमेडी ऑफ मेनस टर्म यूज की। किसके लिए यूज की? इन द सब टाइटल ऑफ हिज प्ले द ल्यूनेटिक व्यू। कहां यूज हुई भी है? उसने अपने प्ले में द ल्यूनेटिक व्यू में इसको पहली बार यूज किया और बाद में फिर इसी टर्म को किसके लिए यूज कर दिया? हारोल्ड पिंटर का जो प्ले है उसके लिए यूज कर दिया। ये इस प्ले के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइटल है। क्लियर होगी बात भैया? चलो आगे देखते हैं हम अपन। इस बिंदु में हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि कॉमेडी ऑफ मेनस होता क्या है, जैसा पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इज अ प्ले इन विच द लाफ्टर ऑफ द ऑडियंस in some or small situations is accompanied or immediately followed by a feeling of some impending disaster or menace। यही बात हमने समझाई। इसमें होता क्या है कि जो ऑडियंस होते हैं वो अपनी हंसी मजाक के बीच कुछ सिचुएशंस में उनको लगता है, क्या लगता है? a feeling of impending disaster or some menace। ऐसा लगता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। इस प्रकार की एक आशंका हमेशा बनी रहती है। उस प्रकार का प्ले है जैसा कि इसमें है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। थ्रू आउट सच ए प्ले द ऑडियंस फील्स अनईजी। इस प्ले में, पूरे इस प्रकार के प्ले में ऑडियंस जो है वो कैसा फील करते हैं? अनईजी फील करते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ये बिल्कुल एकदम इलॉजिकल, बेतुके ढंग से चीजें हो रही हैं, तो आप बहुत ज्यादा इजी फील नहीं करते हैं। इवन व्हाइल लाफिंग, जब आप हंस भी रहे हैं, लुलू जैसे कैरेक्टर है उसमें, तो आप हंस भी रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बेतुका तरीका अपना रखा है। बिकॉज ऑफ इट्स परसेप्शन ऑफ सम थ्रेट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टू द प्रिंसिपल कैरेक्टर एंड टू द ऑडियंस इटसेल्फ। यानी इसमें यही बताई हुई बात है कि कहीं न कहीं आपको ये लगता रहेगा कि मामला ठीक नहीं चल रहा है, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आप अनईजी फील करेंगे। यस, मार्टिन एस्लिन, ए थिएटर क्रिटिक, कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ अब्सर्ड। अब आपसे ये पूछा जाए कि थिएटर ऑफ अब्सर्ड जो है ये टर्म किसने कॉइन की? तो ये किसने की भाई? मार्टिन एस्लिन ने। किसने भी? मार्टिन एस्लिन ने। अब चलते हैं अपन इसमें कि ये होता क्या है, कौन सा? थिएटर ऑफ एब्सर्ड। द की एलिमेंट ऑफ एन एब्सर्डिस्ट प्ले इज द मेन कैरेक्टर्स आर आउट ऑफ सिंक विद द वर्ल्ड अराउंड देम। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो आउट ऑफ सिंक होते हैं, यानी संबंधित नहीं होते हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं। किनसे? उसके आर बार का जो क्या होता है, वातावरण होता है, आर बार का जो वर्ल्ड होता है उससे। देयर इज नो डिसर्निबल रीजनिंग बिहाइंड देयर इज स्ट्रेंजनेस। आपको उसमें एक स्ट्रेंजनेस नजर आएगी, यानी आपको बड़े विचित्र से नजर आएंगे वो, लेकिन उस विचित्र होने के पीछे आपके पास कोई लॉजिक नजर नहीं आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि इस विचित्र ढंग से क्यों बिहेव कर रहे हैं। आपको उनकी एक्शंस, उनके आपको डायलॉग्स ऐसे लगेंगे कि यार ये इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं इतने विचित्र तरीके से। आपको उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आएगा और उसी वजह से आप थोड़े क्या रहेंगे, अनईजी रहते हैं और थ्रेटनिंग सेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इससे देखने को मिलेंगी। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन, और इस सेशन में हमने द बर्थडे पार्टी का एक पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको ठीक ढंग से समझने का प्रयास किया। यदि आपको सेशन ठीक लगा हो, आपको उपयोगी लगा हो, और यदि आपको लगता हो कि आपके बाकी साथियों के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।